आज हम 12th क्लास सीबीएसई हिस्ट्री के पाठ 8 किसान जमींदार और राज्य के पार्ट 1 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान के साथ इसे देखेंगे और समझेंगे। ये जो डिस्कशन हम आपके साथ करते हैं ये पूरा डिटेल डिस्कशन होता है, पाठ की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे कि अभी एग्जाम के दिन काफ़ी हैं तो आप पाठ को अच्छी तरह से समझ लें। फिर हम सिलेक्टिव स्टडी के लिए आगे मटेरियल देंगे और फिर सिलेक्टिव स्टडी कराएंगे। अभी तो आप एनसीईआरटी बुक के पूरे पाठ का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखिए। पाठ 8 का पार्ट 1 किसान जमींदार और राज। पाठ शुरू करते हैं। देखिए ये पाठ का प्रत्यय है। इस पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? किसान और कृषि उत्पादन, स्रोतों की तलाश, किसान और उनकी जमीन, सिंचाई और तकनीक, फसलों की भरमार, ग्रामीण समुदाय जाति और ग्रामीण माहौल। यानी पाठ का नाम है किसान जमींदार और राज। तो इसमें हम ज्यादातर किसान के बारे में ही पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम किसान के बारे में ही ज्यादातर पढ़ेंगे कि 16वीं 17वीं सदी में मुगल काल जब हमारे देश के अंदर था तो उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। देखिए ये उस समय का भारत है, 16वीं 17वीं सदी का भारत है। इसमें आपको 3 तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। एक रंग ये है, एक रंग ये है, और एक रंग पूरा ये है। तो अब आप देखिए जो लाल सा रंग है वो बाबर का शासन है 1530 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, जिसकी 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय उसका साम्राज्य इतना था, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, वो समरकंद से आया था तो काबुल कंधार को जीता हुआ, पंजाब को जीता हुआ, पानीपत और दिल्ली को जीता हुआ, आगरा, और आगरा से आगे बिहार तक वो बढ़ा था। तो यह क्षेत्र उसने विजय किया था। वो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर जो है दिल्ली पर काबिज हुआ, दिल्ली और आगरा पर। उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद 4 वर्ष वो रहा 1530 तक। 4 वर्ष में उसने 4 युद्ध लड़े। तो उन युद्धों को लड़ना और फिर साम्राज्य को सुदृढ़ करना, ये उसे केवल 4 वर्ष का ही समय यहाँ पर मिला। उसके बाद में फिर उसका ग्रैंडसन आया अकबर, जिसकी 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये भी पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 ईस्वी के बाद में सत्ता में आया था। ठीक है, तो अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार देखिए, इतना क्षेत्र तो था ही पहले से, इस क्षेत्र में किया जहां सिंध है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र तक, और इधर पूरा बंगाल तक उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक किया था। उसके बाद में 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर अकबर के बाद फिर जहांगीर आया, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां आया। इनके समय में साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने साम्राज्य का विस्तार किया और उसने जो क्षेत्र अकबर से छूटे हुए थे उन सब क्षेत्रों तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो
इस तरीके से औरंगजेब के शासन तक मुगलों का साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला हुआ था औरंगजेब के शासन में। तो ये तीन शासक प्रसिद्ध माने जाते हैं। बाबर का शासन 1530 ईस्वी में खत्म हो गया, अकबर का शासन 1605 ईस्वी में खत्म हो गया, औरंगजेब का शासन 1707 ईस्वी में खत्म हो गया। क्योंकि यही लोग खत्म हो गए तो इनका शासन भी खत्म हो गया। लेकिन इनका साम्राज्य विस्तार कितना कहाँ तक बढ़ा? सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार औरंगजेब ने किया 1707 में, जिसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए 16वीं 17वीं सदी के कुछ तथ्य देखिए ग्रामीण समाज के। मुगल काल के, यानी 16वीं 17वीं सदी में मुगल काल था भारत में, तो मुगल काल के 16वीं 17वीं सदी के कुछ तथ्य देखिए। क्या? इस काल में हिंदुस्तान में लगभग 85% लोग गांव में रहते थे। 85% लोग गांव में रहते थे और 15% लोग नगरों में रहते थे। ठीक है। लेकिन आज यह संख्या बहुत कम हो गई है। गांव में अब 69-70% के लगभग लोग रहते हैं और 30% के लगभग लोग शहरों में रहते हैं। छोटे खेतिहर पहले कितने रहते थे? 85%। ठीक है। छोटे खेतिहर और भूमिरहित श्रद्धान दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े और दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। छोटे खेतिहर यानी छोटे जमीन वाले, और भूमिहर संभ्रांत यानी जमींदार लोग, बड़े लोग जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी। ऐसे लोग दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। दोनों ही की आमदनी का जो साधन था वो कृषि उत्पादन था और दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। दोनों में सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष का रिश्ता बना और गांव का समाज ऐसे ही रिश्तों का ताना बाना है। तो दोनों में जो खेतिहर थे और संभ्रांत खेतिहर, छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों थे, इनमें सहयोग भी रहता था, प्रतियोगिता भी रहती थी और संघर्ष भी आपस में बना रहता था। ठीक है। तो गांव का समाज ऐसे ही रिश्तों का ताना बाना है, जहाँ लड़ाई झगड़े भी होते थे, प्रेम भाव भी होता था, सब कुछ होता था। ऐसी ग्रामीण दुनिया में मुगल राज्य अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। ऐसी ग्रामीण दुनिया में मुगल राज्य अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा, क्योंकि उस समय पर राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन ही था, तो कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व वसूली करने वाले और राजस्व निर्धारित करने वाले और हिसाब रखने वाले इन ग्रामीणों पर नियंत्रण करते थे। राज्य के नुमाइंदे 3 तरह के थे जो गांव से जुड़े हुए थे। कौन कौन? राजस्व वसूली करने वाले, राजस्व निर्धारित करने वाले और हिसाब रखने वाले। यानी राजस्व वसूली करने वाले अलग थे, राजस्व निर्धारित करने वाले अलग थे और हिसाब रखने वाले अलग थे। तो ये 3 तरह के सरकारी नुमाइंदे थे जो गांव से जुड़े रहते थे और ग्रामीणों पर नियंत्रण करते थे। कुछ फसलें नगदी होती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा, बाजार भी गांव में घुस आए थे। जो नगदी फसलें होती थी उनका फिर व्यापार भी होता था, उनको खरीदने के लिए मुद्रा भी दी जाती थी किसानों को, और बाजार भी जो है उन्हें खरीदने के लिए गांवों तक आ जाता था। तो इस तरह से नगदी फसलों के कारण गांव में व्यापार, मुद्रा और बाजार तीनों चीजें गांव में घुस आए थे। तो ये 18वीं 16वीं 17वीं सदी के कुछ गांव के तथ्य हैं। ठीक है। क्या? 85% लोग गांव में रहते थे। खेतिहर, छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। दोनों में सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष रहती थी। ऐसी ग्रामीण दुनिया में मुगल राज्य की आमदनी का सबसे हिस्सा कृषि था। राज्य के नुमाइंदे 3 तरह के थे: राजस्व वसूली करने वाले, राजस्व निर्धारित करने वाले और हिसाब रखने वाले। इन ग्रामीणों पर नियंत्रण करते थे। कुछ फसलें नगदी होती थी जिसकी वजह से व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए थे। देखिए ये गांव है, गांव का एक खेत है। इस खेत पर किसान लोग खेती कर रहे हैं, फसल भी खड़ी हुई है। देखो ये फसल खड़ी हुई है, ये किसान लोग हैं। यहाँ पे देखो ये रहट चल रहा है पानी का, जिससे सिंचाई की जा रही है। ठीक है। कुछ लोग खेती में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से गांव के खेत होते थे। ठीक है। और उनमें किसान लोग दिनों रात लगे रहते थे।
किसान और कृषि उत्पादन, खेती और समाज। अब देखिए, किसान और कृषि उत्पादन, कितना उत्पादन होता था, कैसे करता था किसान, उसको देखिए। खेती और समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे और वर्ष भर खेत की जुताई, बुवाई, कटाई और गहाई में लगे रहते थे। जो खेती और समाज होता था वो गांव में रहता था, ठीक है। और गांव में रह करके वो क्या करता था, पूरे वर्ष भर लगा रहता था वो अपनी खेती के काम में। कभी खेत की जुताई होती थी, कभी उसकी बुवाई होती थी, कभी कटाई होती थी, कभी गहाई होती थी, इसी काम में लगे रहते थे। किसान लोग कृषि आधारित वस्तुएं जैसे शक्कर, तेल आदि के उत्पादन में भी शरीक होते थे। कृषि आधारित वस्तुएं, शक्कर और तेल, ठीक है। तो इसका जो उत्पादन होता था, खाली समय में वो इसके उत्पादन में भी लगे रहते थे। मैदानी इलाकों में बसे किसानों के साथ साथ पहाड़ियों वाले इलाके एवं जंगल से घिरे इलाकों की भी अपनी खासियत थी। मैदानी इलाकों में बसे हुए किसान की तो अपनी खासियत है ही, जो अभी आपको मैंने बताई है, जो आपके साथ डिस्कस हुई है। लेकिन पहाड़ियों वाले इलाके और जंगल वाले इलाकों में जो लोग रहते थे उनकी भी अपनी खासियत थी, वो हम आगे चल के इसको देखेंगे। ग्रामीण समाज की जानकारी के स्रोत। जो ग्रामीण समाज उस समय था उसकी जानकारी के स्रोत क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि उस समय का ग्रामीण समाज इस तरह का था, ठीक है। तो स्रोत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो देखिए, ग्रामीण समाज की जानकारी के स्रोत। किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखता, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें अन्य लोगों के लेख से मिलती है। अब किसान पढ़ा लिखा तो होता नहीं, वो खुद तो अपने बारे में लिखता नहीं है, इसलिए उसके बारे में दूसरे लोग लिखते हैं और दूसरे लोगों के ही रिकॉर्ड से हमें उनके बारे में पता चलता है। ऐसा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आईने अकबरी है, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। आईने अकबरी एक ऐसी पुस्तक है जो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखी थी, जिसमें ग्रामीण भारत का, कृषि का, किसान का पूरा वर्णन है, ठीक है। तो उसको लिखने से पता चलता है कि उस समय का ग्रामीण समाज किस तरह का था। इस ग्रंथ में खेतों की नियमित क्रियाएं, ग्रामीण और जमींदारों के बीच के रिश्तों का नियमन और सभी प्रकार का लेखा जोखा बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। इसमें खेतों की नियमित क्रियाएं, खेतों में कौन कौन सी क्रियाएं होती थी, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है। ग्रामीण और जमींदारों के बीच में आपसी रिश्ते कैसे निर्धारित होते थे, वो भी इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ और जो खेती से संबंधित सभी प्रकार का लेखा जोखा है वो आईने अकबरी में लिखा हुआ है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जिसमें मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था, ठीक। आइन जो है वो इस भावना से अकबर ने लिखवाई कि समाज में आगे चल के ये पता चले कि सम्राट यानी सत्ताधारी वर्ग जो है वो ग्रामीण समाज के लोगों से किस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। यह शो करने के लिए उसने आईने अकबरी अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल से लिखवाई थी, अर्थात वो जनता के साथ अपने जुड़ाव को दिखाना चाहता था। किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें आइन से पता चलता है वो सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, ठीक है। किसानों के बारे में हम जो कुछ भी आईने अकबरी से देखते हैं, सीखते हैं, तो वो आईने अकबरी से देखना, समझना, वो ग्रामीण लेवल का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सत्ताधारी वर्ग का दृष्टिकोण है कि सत्ताधारी वर्ग जो है ग्रामीण समाज के बारे में इस तरह से सोचता था, समझता था, ठीक है। आइन के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले 17वीं 18वीं सदी के दस्तावेज भी हैं, राजधानी से दूर लिखे गए। और जो दस्तावेज 17वीं 18वीं सदी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में लिखे गए वो राजधानी से दूर लिखे गए थे और राज्य से जुड़े हुए लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए वो जो तथ्य थे वो ज्यादा ऑथेंटिक थे, ठीक है। आईने अकबरी तो दरबारी लोगों ने लिखी थी, तो दरबार की अच्छी बातों को ही उसमें लिखा जाता था, किसान के शोषण वाली बात को, किसान को दंड देने वाली बात को, किसान से अधिक कर वसूल करने वाली बात को उसमें नहीं लिखा गया। लेकिन ये जो दूर लिखे गए, राजधानी से दूर लिखे गए जो साहित्य थे, जो ग्रंथ थे, उनमें किसानों की असलियत बात लिखी गई होगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में आई थी, उसने बंगाल पर अपना कब्जा किया था, तो वहां उन्होंने जो कृषि संबंधी उपयोगी दस्तावेज वो लिखे थे, वो भी पूर्वी भारत के बारे में बताते हैं कि पूर्वी भारत में किसानों की क्या स्थिति थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी काम आते। तो अब देखिए 3 तरह के दस्तावेज हो गए। एक तो आईने अकबरी हो गई, जो राजकीय प्रश्रय में लिखी जाती थी। दूसरी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में 17वीं 18वीं सदी में सत्ता से दूर रह करके लोग, प्राइवेट लोगों ने लिखा, वो भी एक रिकॉर्ड है। और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी भारत के बारे में लिखा, वो भी एक रिकॉर्ड है। यह सभी दस्तावेज किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच झगड़ों के साथ साथ राज्य के प्रति नजरिया और राज्य से कैसे न्याय की उम्मीद थी, यह भी पता चलता है। इन दस्तावेजों में किसान, जमींदार और राज्य, किसान और राज्य के बीच में एक और कड़ी होती थी, कौन? जमींदार। तो किसान, जमींदार और राज्य के जो आपसी रिश्ते थे, उनका पूरा विवरण जो है इससे पता चलता है। और इसके साथ साथ जनता जो है राज्य से कैसे न्याय की उम्मीद करती थी और कैसा न्याय उन्हें मिलता था, यह भी इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 16वीं 17वीं सदी के साथ साथ 18वीं सदी तक के विवरण जो है हमें इन ग्रंथों में मिल जाते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में किसान को आमतौर पर रैयत, रियाया, मुजरियान और आसामी जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत, भारतीय और फारसी स्रोत, क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी, राज्यकाज की भाषा, वो फारसी थी। ठीक है, तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में किसान को आमतौर पर क्या कहा जाता था? रैयत, रियाया, मुजरियान और आसामी। ये किसानों के लिए प्रयोग होते थे ये शब्द, रैयत, रियाया, मुजरियान और आसामी। ठीक है, ये शब्द जो है ज्यादातर अब देखिए इसमें रैयत, रियाया, मुजरियान और आसामी, ये शब्द भारतीय फारसी स्रोतों में, यहाँ तक कि आईने अकबरी में भी इन्हीं शब्दों का किसानों के लिए प्रयोग किया गया है। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, और ये स्रोत दो किस्म के किसान बताते हैं, एक खुदकास्त और दूसरा पाहेकास्त। अब ये खुदकास्त कौन होता था? वह किसान खुदकास्त वह किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन होती थी। जिन गांवों में किसान रहते थे उन्हीं गांवों में उनकी जमीन होती थी। ठीक है, और वो अपनी जमीन को करते थे, तो ऐसे किसानों को खुदकास्त कहते थे। लेकिन पाहीकास्त वो किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। वो खेती लेते थे किसानों से और दूसरे गांव से आते थे और वो ठेके पर यहाँ आकर के खेती करते थे। और ऐसा वो क्यों करते थे? वह लोग अपनी मर्जी से पाईकास्त बनते थे, जैसे करों की शर्तें देखकर, कौन से गांव में करों की शर्त कम है, ठीक है, और अकाल या भुखमरी के बाद की आर्थिक परेशानी कैसी है, अकाल है या भुखमरी है, तो उसके बाद की आर्थिक परेशानी उस गांव में कैसी है। ठीक है, इन चीजों को देख करके ही वो पाहेकास्त बनते थे। पाहेकास्त में जमीन दूसरे गांव की होती थी, किसान दूसरे गांव का होता था। ठीक है, और वो उस गांव को चुनते थे जहां जो करों की दर होती थी वो रियायती होती थी। ठीक है, और जहां अकाल और भुखमरी जैसी स्थिति नहीं आई हो, ऐसे गांवों को वो चुनते थे अपनी खेती करने के लिए।
उत्तर भारत के औसत किसान के पास ज्यादा से ज्यादा एक जोड़ी बैल और 2 हल होते थे। अब देखिए, ये उत्तर भारत के किसानों की स्थिति है, जहां देश में सबसे अधिक कृषि उत्पादन होता था। उस और किसान जो है वहां का भूस्वामी था, निजी भूस्वामी था, ठीक, अर्थात मिल्कियत उसके अधिकार में थी, ठीक है, जमीन उसके अधिकार में थी, वो उसे खरीद बेच सकता था। ऐसी स्थिति में किसान की ये स्थिति थी कि उसके पास एक जोड़ी बैल और 2 हल होते थे। ये औसत किसान की हालत है उत्तर भारत की, जहां सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। गुजरात में 6 एकड़ जमीन का किसान समृद्ध माना जाता था, लेकिन गुजरात में स्थिति अलग थी। वहां जिसके पास 6 एकड़ जमीन होती थी वो किसान समृद्ध माना जाता था। इसके भी बंगाल में कुछ अलग मापदंड थे। जैसे बंगाल में एवरेज किसान के पास में 5 एकड़ जमीन तो होती ही होती थी, लेकिन जिसके पास 10 एकड़ जमीन होती थी उसे समृद्ध किसान माना जाता था, ठीक है। तो 5 एकड़ तो वहां होती होती थी हर एक के पास, लेकिन 10 एकड़ वाले किसान को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत थी, यानी खेती जो है वो, जैसा कि वो बर्नियर कहता है, जो फ्रांसीसी यात्री है, मुगल काल में आया था, वो कहता है कि कृषि जो है वो व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं थी बल्कि राज्य के अधिकार में थी। तो वो यहाँ पर बात जो है झूठी साबित होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि खेती जो है वो व्यक्तिगत मिल्कियत थी और दूसरी संपत्तियों की तरह से वो खरीदी और बेची जा सकती थी, ठीक है। तो आप देखिए कितना कंट्राडिक्टरी लोग लिख जाते हैं बगैर समझे ही। देखिए, ये रहट है, ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, दो बातें हैं। भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित भी है। यदि वर्षा अच्छी होती है तो कृषि जो है उत्पादन अच्छा होता है। यदि वर्षा कम होती है तो कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारी जमीन ऐसी है जो जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, ठीक है। आज भी, आज़ादी के इतने साल बाद भी, तो उस काल में तो कैसी पोजीशन रही होगी, सिंचाई के साधन बहुत कम थे। तो यह एक तकनीक थी रहट की। इसमें एक किसान जो है बैलों की जोड़ी को लेकर के इस तरह से घुमाता है और इससे ये रहट का जो पहिया है बड़ा वाला, ये घूमता है, ये यहाँ से शाफ्ट से जुड़ा रहता है, ये बड़ा घूमता है और इस पहिए पर घड़े या बाल्टियां लगा दी जाती हैं जो नीचे तक जाती हैं कुएं से, वहां से पानी लेकर के ऊपर आती हैं और जब वो ऐसे होता है तो वो वहां फैला देती हैं और वो पानी जो है नालियों में चला जाता है। तो ये जो रहट की तकनीक है, ये मध्यकाल में यानी आज से 500-600 वर्ष पहले भी भारत में काफी प्रचलित थी, क्योंकि बाबर ने बाबरनामा के अंदर इसका वर्णन किया है रहट की सिंचाई का। तो सिंचाई ज्यादातर उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां वर्षा कम होती थी और जहां फसलें उगाने के लिए लोग किसान एक के अलावा दूसरी फसल भी उगाने की सोचते थे या तीसरी फसल भी उगाने की सोचते थे, तो वो सिंचाई के आधार पर ही संभव था। सिंचाई और तकनीक, देखिए, जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। कृषि का लगातार विस्तार हुआ किन कारणों से? जमीन की बहुतायत, यहाँ पर जमीन की बहुतायत थी। आज भी हमारे देश में हमारे कुल क्षेत्रफल का 51% भूमि जो है कृषि योग्य है। 51%, जो दुनिया के किसी भी देश के पास उसके क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत नहीं है जितनी हमारे पास है। 51% भूमि हमारे यहाँ उपजाऊ है और जिसे हमारे किसान लोग करते हैं। तो उस समय पर भी जमीन की बहुतायत थी, मजदूरों की मौजूदगी थी, क्योंकि मजदूरों के पास कोई उद्योग धंधे तो थे नहीं। तो जो भी काम था गांव में लोगों के पास, मजदूरों के पास, वो कृषि का ही काम होता था। और किसानों की गतिशीलता, किसान जो है हमारे देश का हमेशा से ही मेहनती रहा है, संघर्षशील रहा है, ठीक। तो उसकी गतिशीलता से कृषि का लगातार विस्तार हुआ, क्योंकि कृषि का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। भाई, सबसे पहले तो किसान यही सोचता है कि मेरे परिवार के भजन भोजन के लिए अनाज पैदा हो जाए, तो सबसे पहला उद्देश्य तो उसका आत्मनिर्वाह ही है, ठीक है। तो भारत में मुख्य रूप से तो
ज़्यादातर किसान आत्मनिर्वाह कृषि ही करते थे, तो पेट भरना होता था। लेकिन जहाँ 40 इंच से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते थे, जहाँ वर्षा जो है 40 इंच से ज़्यादा होती थी, ऐसे क्षेत्रों में लोग चावल की खेती करते थे। और जहाँ कम वर्षा होती थी, वहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। लेकिन जहाँ वर्षा अच्छी होती थी, 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती थी, ऐसे क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता था। आज की तरह से ही भारतीय कृषि की रीढ़ जो है वो मानसून था। मानसून अच्छा होता था, वर्षा अच्छी होती थी तो फसल अच्छी पैदा होती थी, वर्षा अच्छी नहीं होती तो फसल अच्छी पैदा नहीं होती थी। तो मानसून जो है वो भारतीय कृषि की रीढ़ पहले भी था और आज भी है। ठीक है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती थी जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती थी, तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था जो है की जाती थी। और सिंचाई की व्यवस्था मैंने आपको दिखाया, एक रहट चलता हुआ भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था जो है मुख्य रूप से इसके लिए की जाती थी। देखिए, सिंचाई कार्य में राज्य की मदद मिलती थी। सिंचाई का जो काम था उसमें राज्य भी मदद करता था। कैसे मदद करता था? उत्तर भारत में कई नहर और नाले खुदवाए गए। ठीक है, कई नहर व नाले खुदवाए गए। और पुरानी जो नहरें वहां बनी हुई थी, जैसे शाहजहां ने पंजाब की शाह नहर की मरम्मत करवाई। ठीक है, पंजाब आप जानते हैं बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ एक शाह नहर थी जो टूट फूट गई थी, तो शाहजहां ने उसकी मरम्मत करवाई। क्योंकि यदि सिंचाई के साधनों को राज्य अच्छी तरह से देखेगा तो राज्य को एक फायदा ये होगा कि वो जो है किसानों, ज़्यादा पैदावार होगी किसानों को तो उसे अच्छा कर मिलेगा और कर से उसका राज्य समृद्ध होगा। ठीक है, इसलिए जो राज्य के लोग थे, जो सरकारी लोग थे, वो जो है सिंचाई के साधनों में पैसा इन्वेस्ट करते थे। मेहनत कसी के साथ साथ किसान पशु बल पर आधारित तकनीक का प्रयोग भी करते थे। जैसे पशु बल पर ही अभी क्या चल रहा था, जैसे रेहट चल रहा था। ठीक है, वो खुद तो मेहनती थे ही किसान, लेकिन उसके साथ साथ अपने पशुओं को भी जो है प्रयोग करते थे खेती के कार्यों में। तो लकड़ी के हल में लोहे की नुकीली धार या फल लगाकर उसे आसानी से जुताई की जाती थी। जो लकड़ी का हल होता था नीचे की तरफ, उसमें एक लोहे का फाल लगाया जाता था। उस लोहे के फाल से बैलों को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती थी और जमीन जो है आराम से फट जाती थी, जुत जाती थी। ठीक है, अब देखिए, बीज बोने के लिए बैलों के जोड़े के द्वारा खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हाथ से छिड़कर बीज बोना ज्यादा अच्छा माना जाता था। तो देखिए, बीज बोने के लिए लकड़ी का एक बर्मा होता था जो हल के साथ बांध दिया जाता था, जिसमें एक पाइप सा होता था। ठीक है, उसमें बीज डालते जाते थे तो कूड़ के साथ साथ में वो बीज जो है जमीन में दबता चला जाता था। ठीक है, तो इसमें किसान जो है वो बैल जो वो हल को जोतता था और उसके पीछे जो बर्मा होता था उसमें उसके परिवार की महिला या अन्य कोई व्यक्ति जो है वो उसमें बीज डालता जाता था। तो इस तरह से बर्मे के द्वारा बुवाई की जाती थी। लेकिन ज्यादातर बुवाई जो छिटकवा तरीके से की जाती थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि उसमें ज्यादा लागत नहीं लगती थी। ठीक है, तो छिटकवा बुवाई का भी नियम था, लेकिन परबे के द्वारा भी बुवाई की जाती थी। मिट्टी की गुड़ाई व निराई के लिए लकड़ी की मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। लकड़ी की मूठ बनाने वाले, लकड़ी की जिसमें मूठ लगी होती थी पकड़ने के लिए, और उसके आगे लोहे की तेज धार लगी होती थी, जिससे निराई गुड़ाई वगैरह की जाती थी फसलों की। तो किसान लोग इसमें लगे रहते थे। ठीक है, अब फसलों के दो चक्रों में, एक खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी बसंत में, सूखे इलाके बंजर को छोड़ दें तो ज्यादातर वर्ष में दो फसलें होती थी। ठीक है, तो फसल की यहाँ पर दो ऋतुएं दिखाई दे रही हैं, एक खरीफ और दूसरी रबी। तो रबी जो है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती थी और मार्च अप्रैल में काट ली जाती थी, ये रबी की फसल थी। और जो खरीफ की फसल थी वो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती थी। ठीक है, और नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती थी। तो इस तरह से दो जो है कृषि ऋतुएं थी, खरीफ और रबी। खरीफ और रबी, खरीफ जो है पतझड़ में बोई जाती थी। ठीक है,
और रबी जो है वो जाड़ों में और मार्च अप्रैल तक आते आते काट ली जाती थी। ठीक है, तो ये थी। अब ये खेती होती थी दो दो मौसम, सूखे इलाके और बंजर को छोड़ दें तो ज्यादातर वर्ष में 2 फसलें होती थी। सूखे इलाके में जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे वहाँ वर्षा पर आधारित खेती होती थी। ठीक है, और जो बंजर जमीन होती थी वहां पर भी इसी तरह का था। इन दोनों तरह की जमीनों को छोड़ दें तो ज्यादातर क्षेत्रों में 2 फसलें किसान लोग अपने खेतों से लेते थे। जहां पर बारिश अधिक या सिंचाई के साधन उपलब्ध होते वहां पर 3 फसलें भी उगाई जाती थी, अतः पैदावार में विविधता पाई जाती थी। ठीक है, जहां सिंचाई के साधन अच्छे हों, बारिश अच्छी हो रही हो, वहां पर खरीफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद यानी तीनों ऋतुओं में जो है फसल पैदा की जाती थी, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तीनों ऋतुओं में पी जाए तो फसलों में पैदावार में काफी विविधता पाई जाती थी। आयन के अनुसार आगरा में 39 किस्म की फसलें बोई जाती थी आगरा में, और दिल्ली में 43 फसलें बोई जाती थी, और बंगाल में चावल, अकेला चावल ही 50 किस्म का होता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुगल काल में खेती की दशा अच्छी नहीं थी, खेती की दशा अच्छी थी लेकिन किसान की दशा अच्छी नहीं थी। ठीक है, खेती की दशा तो अच्छी थी, बहुत अच्छा पैदावार होती थी। ठीक है, लेकिन किसान की दशा जो है इस काल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पास एक जोड़ी बैल और 2 हल के अलावा और कुछ नहीं होता था। यद्यपि दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था। मैंने बताया आत्मनिर्भर किसी किसान का मुख्य लक्ष्य था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाना उसकी पहली प्राथमिकता थी। लेकिन खेतों में जिनसे कामिल जैसे शब्द भी नकली फसलों के उत्पादन पर जोर देते थे। अब जिनसे कामिल का मतलब है ऐसी फसलें बोना जिनका नगद प्रयोग होता है, नगदी फसलें। ठीक है, तो जिनसे कामिल का मतलब है नगदी फसलें। तो जिनसे कामिल भी किया जाता था यानी नगदी फसलें भी बोई जाती थी, जैसे गन्ना है, कपास है जिनका आत्मनिर्भरता से या आत्मनिर्वाह कृषि से जिसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो जो नगदी फसलें होती थी उनकी भी खेती की जाती थी, जिसे हम व्यावसायिक कृषि कह सकते हैं। तो यहाँ आत्मनिर्वाह और व्यावसायिक दोनों तरह की खेती जो है यहाँ पर की जाती थी। जिनसे कामिल में गन्ना और कपास जैसी फसलों के उत्पादन को राज्य ज्यादा बढ़ावा देता था क्योंकि उससे कर ज्यादा मिलता था उसको। ठीक है, गन्ना और कपास से। ठीक है, किसानों से, किसान जब उगाते थे तब कर देते थे, व्यापारी जब ले जाते तब कर देते थे, जब उससे कोई वस्तु बनाई जाती थी तो उस पर भी कर लगता था। इसलिए राज्य को गन्ना और कपास जैसी जो जिनसे कामिल होती थी उनसे ज्यादा उसकी आमदनी होती थी, तो राज्य जो है ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देता था। मध्य भारत, दक्षिणी पठार में कपास ज्यादा उगाई जाती थी। बंगाल चीनी के लिए प्रसिद्ध, तिलहन, दलहन जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती थी। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में कपास ज्यादा उगाई जाती थी, जहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है आप जानते हैं। ठीक, जहाँ पर मालवा क्षेत्र है पूरा, गुजरात क्षेत्र है पूरा, और महाराष्ट्र तक जहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ पर कपास की खेती पहले भी की जाती थी और आज भी वहाँ सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है। बंगाल चीनी के लिए प्रसिद्ध था, बंगाल में चीनी जो होती थी बहुत ज्यादा। और तिलहन और दलहन, ठीक है, तिलहन यानी तेल वाली फसलें, दलहन दाल वाली फसलें जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती थी। ठीक है, औसत किसान अपनी जमीन पर एक साथ निर्वाह कृषि और व्यवसाय कृषि की फसलों को एक साथ उगाता था। निर्वाह कृषि का मतलब है वह कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उगाता था। वह फसलें जब किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उगाता था उसे निर्वाह कृषि कहते थे। और जहां किसान ऐसी फसलें उगाता था जो व्यापारिक उद्देश्य थी उन्हें व्यवसाय कृषि कहा जाता था। तो ये जो मध्यकाल का 16वीं 17वीं का किसान था, 16वीं 17वीं सदी का किसान था, ये दोनों ही तरीके की फसलें उगाता था, निर्वाह कृषि भी करता था और व्यवसाय कृषि भी करता था। 17वीं सदी में मक्का अफ्रीका से स्पेन द्वारा, यानी मक्का जो है अफ्रीका से आया, लेकिन कौन लोग लाए इसको? स्पेन के लोग लाए। ठीक है, मक्का को अफ्रीका से, और स्पेन से वो फिर भारत में आई।
टमाटर, आलू और मिर्च नई दुनिया से आए, यानी अमेरिका से आए। ठीक है, नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता था, क्योंकि उस समय पे अमेरिका खोजा ही गया था। ठीक है, तो टमाटर, आलू और मिर्च, ये तीनों चीजें नई दुनिया से आई। अनानास और पपीता, ठीक है, यानी पाइन एप्पल और पपीता भी नई दुनिया से आया। और तंबाकू ब्राजील से पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। पुर्तगाली हमारे देश में आए, उससे पहले वो जो है ब्राजील भी गए, तो ब्राजील से वो तंबाकू को लेकर के आए और तंबाकू हमारे देश के अंदर पैदा होने लग गया। उससे पहले हमारे देश में तंबाकू पैदा नहीं होता था, तो नशे वशे की कोई समस्या उस समय पे नहीं थी। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली लोग जो है इस तंबाकू को लेकर के आए। तो आप देखिए, मक्का जो है अफ्रीका से आया, स्पेन वाले लेके आए, टमाटर, आलू और मिर्च अमेरिका से आए, अनानास, पपीता भी अमेरिका से आए, और तंबाकू जो है वो ब्राजील से आया, यानी लैटिन अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका से आया था, और उसे पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे। अब देखिए ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समुदाय उस समय कैसा था उसके बारे में देखिए। किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। ठीक है, यानी किसान जो है भूस्वामी था। ठीक है, जमीन पर अपनी व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, फिर भी कई मानों में वह एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा था। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। अब देखिए एक और चीज आ गई, पंचायत और गांव का मुखिया। ठीक है, अब ये क्या होते थे ये भी देख लो। ग्रामीण माहौल में जातियों के भेदभाव के कारण खेतिहर किसान कई तरह के समूह में बटे थे। जैसे खेतों की जुताई करने वाले अलग थे, अन्य खेती कार्यों में वही लोग मजदूरी करते थे जिन्हें नीच समझे वाले कामों में लगाया जाता था। यानी खेती के कार्यों में, अब आप देखिए वैसे तो समाज में इस तरह का था, ग्रामीण समाज में, कि जो नीच समझे वाले जाने वाले लोग थे उनको दूर रखा जाता था अपने से। ठीक है, लेकिन जब खेती में काम की जरूरत होती थी तो उन्हीं से काम करवाया जाता था। ठीक है, वही लोग आते थे और वो खेती में काम करते थे, और इससे उनका गुजारा भी चलता था। तो वहां पर छुआछूत नहीं था, लेकिन बाकी समय में छुआछूत होता था। तो खेती के कार्यों में वही लोग लगाए जाते थे मजदूरी में जो नीचे समझे जाने वाले कामों में लगे हुए लोग होते थे। ठीक है, यानी निम्न वर्ग के लोगों को ही खेती के कार्यों में लगाया जाता था। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, खेती लायक जमीन बहुत ज्यादा थी, उन लोगों को भी खेती दी जा सकती थी, पर उन्हें खेती नहीं दी जाती थी, उनसे मजदूरी ही कराई जाती थी, और वो गांव के निम्न कार्यों में ही लगाए जाते थे। ऐसी व्यवस्था ग्रामीण समाज की पहले से ही चली आ रही थी। देखिए एक सूफी गायक है, इसको किसान और शिकारी सुन रहे हैं। ये सूफी गायक है, अपना वाद्य यंत्र लेकर के सूफी कव्वाली वगैरह गा रहा है, और ये एक शिकारी है जो बैठ करके सुन रहा है। ठीक है, और ये एक किसान है। अब आप देखिए किसान में और शिकारी में कोई अंतर है? लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों से अच्छा जो है सूफी गायक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सूफी गायक ने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, किसान और शिकारी के वस्त्र तो बहुत ही सामान्य है। तो किसान की स्थिति कभी भी आप देख लो, मुगल काल में जो किसानों की स्थिति थी वो वास्तव में बहुत दयनीय थी। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी आप देखो किसान को नंगे बदन ही ज्यादातर दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तो हर समय कृषि कार्य में लगे रहते थे, तो कृषि कार्य में लगे रहने की वजह से वो अच्छे समृद्ध कपड़े पहन ही नहीं सकते थे। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत जैसे क्षेत्र में जो दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के किसानों के पास भी केवल एक जोड़ी बैल और 2 हल होते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। वो भी बहुत सारे किसानों के पास नहीं होते थे, किसी के पास एक ही बैल होता था, एक ही हल होता था। ठीक है, दूसरे के साथ साझा करता था। तो इस तरीके की स्थिति भारतीय किसानों की थी। मुसलमानों में भी हलाल खुरान जैसे नीच गांव से बाहर रहते थे, और बिहार में मल्लाह जादाओं की तुलना दासों से की जाती थी। मुसलमानों में हलाल खुरान होते थे, जो कटाई वटाई का, जानवरों को काटने वाटने का, मांस वांस बेचने का काम करते थे, तो उनको गांव से बाहर रखा जाता था। और ठीक है, और बिहार में जो मल्लाह ज्यादा होते थे, यानी जो मल्लाह होते थे
नाव वाव चलाने वाले, वो भी दासों की तरह से माने जाते थे और उन्हीं का उपयोग नाव चलाने के लिए तो किया ही जाता था, बल्कि पालकी वगैरह के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, जबकि ऐसा बीच के समूह में नहीं था। जो समाज का निचला तबका था उसमें जातिवाहित विभाजन बहुत ज्यादा था। ठीक है, आप देखेंगे जैसे कोली है, चर्मकार है, ठीक है, और जो है हरिजन हैं, तो ये तमाम तरीके की जातियां वहां थी। फिर उनमें क्या था, गरीबी भी थी, क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं था। ठीक है, मजदूरी पर निर्भर करते थे वो। और उसके बाद फिर वो अपनी सामाजिक हैसियत को बहुत ज्यादा देखते थे कि उनकी सामाजिक हैसियत क्या है। ठीक है, लेकिन बीच के समूहों में इस तरह की चिंता नहीं होती थी। बीच के समूह जैसे थे वैसे थे, सबके सामने थे। 17वीं सदी में राजस्थान के मारवाड़ में लिखी एक किताब के अनुसार राजपूत और जाट दोनों ही किसान थे। मारवाड़ में एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक के अनुसार राजपूत और जाट दोनों ही किसान थे, लेकिन जाति में राजपूतों को ऊंचा माना जाता था, जाटों को उनसे नीचा माना जाता था। इसका मुख्य कारण ये था कि उस समय पर राजस्थान में जो राज्य करने वाली जाति थी वो राजपूत थे, और जो खेतिहर जाति थी वो ज्यादातर जाट थे। तो जो राजपूत थे उनको स्वाभाविक बात है ऊंचा माना जाएगा। ठीक है, तो उस समय वो राज वंशज थे राजपूत जो है, और जाट जो है वहां की सामान्य जनता थे, तो इसलिए जाटों से राजपूतों को ऊंचा माना जाता था। जमीन की जुताई के काम में लगे वृंदावन इलाके के गौरव समुदाय के लोग अपने को राजपूत होने का दावा करते थे। देखिए, वैसे जमीन की जुताई का काम करने वाले लोग निम्न जाति के होते थे। ठीक है, जो जमीन के जो मालिक होते थे, जिनकी मिल्कियत होती थी, वो ऊंचे होते थे, ऊंची जाति के होते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो जमीन की जुताई का काम भी कर रहे हैं और गौरव समुदाय के लोग हैं, और वो अपने को राजपूत होने का दावा करते थे। ठीक है, वो अपने को राजपूत बताते, गौरव समुदाय के लोग। ठीक है, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे के कारण अहीर, गुर्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पशुपालन और बागवानी में काफी मुनाफा बढ़ा। ठीक है, बागवानी में भी फसल जो है फल पैदा हुए, और पशुपालन में भी काफी मुनाफा बढ़ा। तो उससे क्या हुआ, पशुपालन कौन करते थे, अहीर और गुर्जर करते थे। बागवानी में कौन लगे थे, माली लगे थे। तो जब इनकी आमदनी बढ़ी तो फिर इनकी जो है अपनी जो सामाजिक हैसियत थी, जो जातियों की सीढ़ियां थी, वो भी फिर इनकी ऊपर उठने लगी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक जैसे सदगोप और मछुआरे जैसे कैवर्त भी किसानों जैसी सामाजिक स्थिति पाने लगे। अब पूर्वी इलाके में क्या होने लगा, जो सदगोप नाम के पशुपालक थे, जिन्हें सदगोप कहा जाता था, और मछुआरे जिन्हें कैवर्त कहा जाता था। ठीक है, अब उनकी आमदनी बढ़ने लगी, तो उनकी वो भी अपनी हैसियत अब किसानों जैसी बनाने लगे, किसानों जैसी उनकी हैसियत जो है बनने लगी। तो इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे समाज में लोगों की जातियों की हैसियत भी बढ़ती चली जाती थी। ठीक है, तो एक तरफ आप देखिए पशुपालन और बागवानी में मालूम मुनाफा हो रहा था, वहाँ अहीर, गुर्जर और माली की जो जातियां थी वो ऊपर उठ गई। दूसरी तरफ आप देखिए कि पशुपालक जैसे सदगोप और मछुआरे जैसे कैवर्त भी पूर्वी इलाकों में अब किसानों जैसी सामाजिक स्थिति पाने लगे, क्योंकि मछलियों की भी वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, और पशुओं की भी ज़्यादा, तो सदगोप और कैवर्त दोनों ही जो किसानों की तुलना में बराबर पे आ गए। इस प्रकार हमारा ये पार्ट 8 का पार्ट 1 पूरा होता है। ठीक है, अगला पार्ट हम अगले सेशन में करेंगे। आप इसको देखिए, समझिए, डिटेल में समझिए, और इसकी चिंता मत करिए कि एग्जाम से पहले हम आपको सिलेक्टिव स्टडी जरूर कराएंगे। ऐसा मटेरियल देंगे जिसको पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप डिटेल में जानकारी करिए कि पाठ में आखिर क्या क्या जानकारी है, क्या हमारी विषय वस्तु है, ये जरूर जानिए।
जय हिंद।